हेलो दोस्तों, स्वागत है महामैराथन क्लास में आपका। जैसे कि प्लेटफॉर्म बुक का प्रैक्टिस सेट हो चुका है, टॉप 5 वीडियो पोस्ट हो चुका है। इसी के अकॉर्डिंग 150 क्वेश्चन आज मिक्स करके अपलोड किया गया है। ख़ास तौर पे 150 में से 50% लाना अनिवार्य है एस्टेट में। तो आप लोग खुद कोशिश कीजिए आज 150 में से 75 नंबर लाने का। तो आज महामैराथन क्लास चल रहा है, प्रैक्टिस सेट मात्र आपका 150 क्वेश्चन। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। जिनको बीपीएससी जीके जीएस पढ़ना वो ललिन एकेडमिक शिक्षा मंत्र में जाकर जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसने प्रतिपादित किए हैं? आंसर होगा बी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन होगा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन होगा। चलिए कुछ बारे में जान लेते हैं डॉक्टर रंगनाथन जी के बारे में। सबसे पहले कि आपसे 5 लॉ पूछा जाएगा कि सबसे पहले बना कब था, तो 1928 ईस्वी में 5 लॉ बना था। परंतु प्रकाशित कब हुआ था? तो प्रकाशित हुआ था 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1931 में प्रकाशित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 5 सूत्र आपसे कई बार पूछा जाता है। पहला सूत्र है, याद रखिएगा कि बुक आर फॉर यूज। बुक आर फॉर यूज बोला जाता है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं जो बताता चल रहा हूँ। दूसरा है आपका एवरी रीडर हिज हर बुक्स। तीसरा लॉ बताता है आपका एवरी बुक्स इट्स रीडर्स। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन है, कई बार सवाल पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ लॉ बताता है आपका सेव द टाइम, मतलब पाठक का समय बचाएं। ठीक है। पांचवा लॉ है आपका पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते चले। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? तो दूसरा का आंसर होगा आपका द्वितीय नियम होता है, सेकंड लॉ। जैसा कि हम आपको बताएं सेकंड लॉ क्या है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, ये सेकंड लॉ बताता है। बहुत लोगों को तीसरा लॉ लग रहा होगा, तो थर्ड लॉ मैं बता देता हूँ कि थर्ड लॉ में प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिलनी चाहिए। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तीसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी बना कब है, तो 1836 ईस्वी में बना है। ठीक है, उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1891 1891 में बना है। और उसी को फिर इंपीरियल लाइब्रेरी को चेंज करके भारत का नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया, राष्ट्रीय पुस्तकालय बना दिया गया। कब? तो 1948 ईस्वी को बना दिया गया है। एक नया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आपसे कई बार पूछा जाता है कि 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी 1953 में 1953 ईस्वी में भी इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय नेशनल लाइब्रेरी को कोलकाता पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। आपसे एक सवाल रहता है कि पब्लिक के लिए कब खोला गया था, तो आपका 1 फरवरी 1953 को खोला गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को शेयर और लाइक करते चले। चौथा क्वेश्चन है, डीडीसी का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? डीडीसी का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो एक सवाल मैं पूछ देता हूं आपसे कि अभी तक कितना एडिशन प्रकाशित हो गया है और कौन सा एडिशन को देव डीवी के नाम से जाना जाता है, ऑनलाइन प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर कमेंट में करके ज़रूर बताएं। चलिए इसका आंसर तो बहुत इजी है, सारे लोग कमेंट में करके बता दिए होंगे। इसका आंसर होगा 1876 ए होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोलन क्लासिफिकेशन सीसी पद्धति का विकास किसने किया है? सीसी मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन किसके द्वारा बनाया गया है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया है। चलिए छठा क्वेश्चन आते हैं, ग्रंथालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा का आंसर होगा अब यही होगा, डॉक्टर रंगनाथन जी ही होंगे, डॉक्टर रंगनाथन जी ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफला, सातवां क्वेश्चन, इफला का आंसर होगा, इफला का फुल फॉर्म है आपका
इफ्ला का फुल फॉर्म आपका इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में आपका कुछ प्रिंटेड गलत दिया हुआ है, लेकिन इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ कि इंटरनेशनल होगा, ठीक है, इंडिया नहीं होगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है। तो इसकी स्थापना भी याद रखिएगा कि 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि द हेग में इसकी स्थिति स्थापना हुआ है, स्थित है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस नेशनल लाइब्रेरीज डे कब मनाया जाता है। 8वां का आंसर होगा लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसका आंसर होगा आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर रंगनाथन जी का डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 1892 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि देखिए तो 9 क्वेश्चन है। ओपेक का अर्थ क्या है, ओपेक का अर्थ बताइएगा, फटाफट इसका कमेंट में करके बताइए। और कमेंट में करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपको ऐसे याद होगा, खुद टाइपिंग कीजिएगा, याद होगा कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISBN नंबर। देख सकते हैं बार बार फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि ISBN नंबर का फुल फॉर्म बताया जाए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होगा, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होगा। ये कितने नंबर का डिजिट का होता है, तो 13 नंबर का होता है। ये 13 नंबर का होता है। भाग भी पूछ सकता है आपसे, BPSC में पूछेगा इतना हार्ड। तो ये 5 भागों में प्रकाशित है और पहले 2006 तक आपका 2006 तक ये 10 डिजिट का प्रकाशित हुआ करता था, परंतु 2007 के बाद ये 13 डिजिट का होने लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, फटाफट कोशिश कीजिए इसका आंसर बताने का। यूनेस्को का मुख्यालय आपका, बहुत लोग आंसर सही दे रहे होंगे, पेरिस में स्थित है, पेरिस में स्थित है। चलिए कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले इनका यूनेस्को कब बना है, तो 16 नवंबर 1945 ईस्वी में बना है, ठीक है। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। यूनेस्को आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देख सकते हैं 5 लॉ, जैसे ही मैं आपको बताया हूँ 5 लॉ जस्ट पहला ही वीडियो में, पहले ही क्वेश्चन में। तो देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है। चलिए इसका आंसर तो बहुत इजी है, 5वां लॉ। 5 लॉ बोलता है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संदर्भ सेवा रेफरेंस सर्विस को 2 प्रकारों में किसने विभाजित किया है, रेडी रेफरेंस और लॉन्ग रेफरेंस। तो आपको पता होना चाहिए रेडी रेफरेंस किसको बोलते हैं। तो रेडी रेफरेंस बोला जाता है आपको शॉर्ट टाइम, मतलब कम समय में ज़्यादा सूचना प्रदान कर दिया जाता है, उसे रेडी रेफरेंस बोला जाता है। लॉन्ग रेफरेंस में आपको PhD वाले सारे लोग मिलते हैं, जिससे उनका समय इन्फॉर्मेशन देने में बहुत ही समय लगता है, परंतु इन्फॉर्मेशन मिलना रहता है परंतु समय लगता है, तो इसे लॉन्ग रेफरेंस कहा जाता है। चलिए इसका आंसर फटाफट मैं चाहता हूँ कि कमेंट में आ गया होगा। 13 का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ए होगा, मार्गेट के द्वारा इसका दिया गया है 2 भागों में। तो चलिए जैसे कि आप देख सकते हैं बार बार फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि फुल फॉर्म याद रखिएगा सारे का। जितना कि आप इस्टेब्लिश ईयर याद नहीं कर सकते हैं तो आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, जिससे आपको 15 सवाल कन्फर्म सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया 2 का फुल फॉर्म क्या होगा। इसका आंसर नॉर्मल है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकेंड एडिशन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको इम्पॉर्टेंट रखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले चलिए कुछ विस्तार से जान लेते हैं कि पहला एडिशन कब आया था। तो 1967 में 1967 में आया था, 1967 में आया था, ठीक है। तो दूसरा एडिशन कब आया था, तो आपसे कई बार पूछा जाता है सेकेंड एडिशन कब आया था। तो 1978 में आया था, 1978 में आया था। इसमें संशोधन कर दिया गया था, कई बार पूछा जाएगा कि संशोधन कब किया गया।
तो 1988 में कर दिया गया था, 1988 में किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट था। ये 3 सवाल एस्टैब्लिश ईयर भी मैं आपको याद दिलवा दिया। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सही जवाब देने का और वीडियो को शेयर और लाइक करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन आ गया है कि किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था। तो चलिए मैं विस्तार से समझा देता हूं कि सबसे पहले तमिलनाडु मद्रास में 1948 में पारित हुआ था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 1960 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। महाराष्ट्र में अभी आपका 1965 ईस्वी में आया था, कहीं कहीं 1967 भी देता है, तो ये क्वेश्चन। और फिर कर्नाटक आपका भी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इंटरनेट पे आते हैं। इंटरनेट की सुविधा डेलनेट, डेलनेट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको फुल फॉर्म क्या है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि दिल्ली में स्थित है आपका। और ख़ास तौर पे इसकी स्थापना दिवस याद रखिएगा। इसके स्थापना दिवस 1988 ईस्वी में बना है, 1988 ईस्वी में बना है। ठीक है, तो रोज़ रात 8 बजे प्रैक्टिस सेट चलेगा। बस आप वीडियो को शेयर और लाइक करते चले। क्या है इसका आंसर? आपका इजी है, ये होगा, पुस्तकालय नेटवर्क के लिए है, पुस्तकालय नेटवर्क के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 17 का आंसर होगा आपका। सिंपल है इसका आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2005 में लागू हुआ। ठीक है, RTI एक्ट कब पारित हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को पारित हुआ था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोलन क्लासिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो याद रखिएगा PMEST के बारे में कौन दिया? तो डॉक्टर रंगनाथन जी ने दिया है। तो इसे इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो 19 का B दिया गया है, मुख्य वर्ग दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 20 क्वेश्चन की लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? लाइब्रेरी पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अब PMST के बारे में ज़रूर याद रखिएगा कि ये डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा 20 का। तब तक मैं PMST का एक फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ कि P का मतलब क्या होता है। P का पर्सनालिटी होता है, M का मैटर होता है, E का एनर्जी होता है, S का स्पेस होता है, T मतलब टाइम होता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको। फटाफट 20 का आंसर होगा, इसका आंसर C होगा। दिल्ली लाइब्रेरी के द्वारा बनाया गया है। तो दिल्ली लाइब्रेरी कब बना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाएगा आपसे। और एक सवाल तो ये है कि PhD कब शुरू किया गया, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया। और दिल्ली लाइब्रेरी का स्थापना याद रखिएगा 1951 में हुआ है, 1951 ईस्वी में। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए फिर 21 क्वेश्चन, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्गीकरण पद्धति का भाग है? किस पद्धति का भाग है? फटाफट इसका कमेंट में आप लोग कर सकते हैं। 21 का आंसर आपका D होगा। DDC और UDC होगा, DDC और UDC दोनों होगा। ठीक है, तो DDC कब बना? तो 1876 ईस्वी में बना है। और UDC 1905 में प्रकाशित हुआ है, पॉट आउटलेट और हेनरी लाफॉन्ट के द्वारा। और DDC तो पता ही होगा, मेलविल डेवी के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पुस्तकालय में पुस्तकों का आदान प्रदान बहुत इंपॉर्टेंट है, किस विभाग के द्वारा किया जाता है? ऐसा सवाल आपसे कई बार पूछा जाएगा, तो आप सर्कुलेशन के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। 22 का आंसर होगा C, आदान प्रदान विभाग, आदान प्रदान विभाग होगा। ठीक है, तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई है? 23 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मई। ठीक है, मई 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि फुल फॉर्म पूछ रहा है बार बार,
24 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। फुल फॉर्म याद रखना अनिवार्य रहेगा आपका। चलिए, इसका आंसर होगा आपका मशीन रीडेबल कैटलॉग बोला जाता है। मशीन रीडेबल कैटलॉग बोला जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा ये विकसित किया गया था 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता होगा कि इसका आंसर तो बी ही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था, तो परंतु कब शुरू हुआ था तो जानते हो कमेंट में करके बता सकते हैं। चलिए, कि बिलिस कोर्स कब शुरू हुआ है, कब शुरू हुआ है, क्योंकि इसका आंसर तो बी ही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था, तो परंतु कब शुरू हुआ था आपको कि इसका कब शुरू हुआ था 1947 में शुरू हुआ है, ठीक। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रकाशन कब हुआ, सॉरी प्रकाशन कौन करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26 का आंसर होगा आपका। तो इसका आंसर होगा आपका सी, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के ही द्वारा किया जाता है। और सबसे पहले याद रखिएगा कि इसकी पहली बार प्रकाशन 1768 ईस्वी में हुआ था, 68 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय याद रखिएगा, ये इसका मुख्यालय शिकागो में है, ठीक है। शिकागो में इसका मुख्यालय है। और इसका 2012 में, ठीक है, 2012 में ये मुद्रित संस्करण प्रकाशित बंद कर दिया गया। कब पर बंद कर दिया गया, तो 2012 में मुद्रित संस्करण प्रकाशित बंद कर दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 का आंसर होगा वह प्रणाली जिसमें पुस्तकें पाठकों के लिए खुली अलमारी पर रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है। 27 का आंसर होगा आपका खुली द्वार प्रणाली बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 क्वेश्चन, लाइब्रेरी सेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 राज्य में जो इतना एक्ट पारित हुआ था, तो कई बार आपसे पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। इस बार 25 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, मैं पढ़ाया भी था यूजीसी नेट के लिए स्पेशल, तो उसमें से ये क्वेश्चन जरूर आया था कि लाइब्रेरी सेस गोवा में पारित हुआ था तो कितने % दिया गया था। परंतु आपको यूजीसी नेट का क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाएगा, बस पूछा जाएगा कि कितने राज्य में लाइब्रेरी सेस लगा हुआ है। तो फटाफट इसका आंसर होगा 5 राज्यों में लाइब्रेरी सेस लगा हुआ है, ठीक है। ये खास तौर पे सार्वजनिक पुस्तकालय, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यूडीसी खास तौर पे फुल फॉर्म देख सकते हैं, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का विकास किसके द्वारा किया गया है और कब किया गया, तो 1905 ईस्वी में किया गया। और किसके द्वारा भी किया गया, फटाफट इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको। इसका आंसर होगा पॉट ऑटलेट और हेनिला फॉन्ट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन आज का। 30 का आंसर होगा NML, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया। 30 का आंसर होगा आपका 2014 में शुरू किया गया, 2014 में शुरू किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन, इन्फ्लेमेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इन्फ्लेमेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए फटाफट इसका आंसर होगा गांधीनगर में स्थित है, ठीक है। तो 32 क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट कमेंट में करने की कोशिश कीजिएगा आंसर। किस समिति ने भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिफारिश दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 32 का आंसर होगा आपका सी, रंगनाथन समिति के द्वारा दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 का क्वेश्चन होगा सीसी के मुख्य प्रविष्टि में कितने अनुच्छेद होते हैं, कितने सेक्शन है, तो आप याद रखिएगा। ACR 2 में आपका 8 सेक्शन होता है, परंतु CC में आपका 6 सेक्शन होता है। इसका आंसर बी होगा। जैसे कि ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल लाइब्रेरी अनौपचारिक स्थापना कब की गई। 34 का आंसर, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना आपको पता होना चाहिए कि 1891 ईस्वी में की गई है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिसर्च इन प्रोग्रेस किस प्रकार की सूचना सेवा है। 35 का आंसर होगा, 35 का आंसर होगा आपका सी, सामायिक जागरूकता सेवा बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कॉपीराइट अधिनियम भारत के किस वर्ष लागू किया गया है। 36 का आंसर होगा आपका बी होगा 1958 में लागू किया गया है।
सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा खराब बना है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थी क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो पुस्तकालय का उपयोग करता है ये क्या कहलाता है? अर्थी इसका आंसर होगा आपका डी, पाठक उपयोगकर्ता कहलाता है। ठीक है, ये सॉरी, ये थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन गलत बन चुका है और थोड़ा जल्दी में। अपूपा पैटर्न किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। 40 का आंसर होगा सी, पुस्तकालय निधानी व्यवस्था के लिए है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ILA बहुत ही ईजी आंसर है। ILA कब बना है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 13 सितंबर 1933 ईस्वी में कलकत्ता में बनाया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थियोसॉरस क्या है? 42 का आंसर आपका सी होगा, नियंत्रित शब्दावली की सूची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 43 का आंसर देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना UGC के ने पुस्तकालय के विकास के लिए विशेष अनुदान दिया है? तो 43 का आंसर होगा आपका टोटल डी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44, इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन कौन करता है? इंडेक्स इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 का आंसर ए होगा, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक का समय बचाए? देख सकते हैं 5 लॉ के बारे में आपसे कई बार सवाल में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर होगा बहुत ईजी क्वेश्चन, चौथा लॉ है, सेव द टाइम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। CDS और ISIS सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है? 46 का आंसर होगा आपका, 46 का आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, यूनेस्को के द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्टरी किस प्रकार का सूचना स्रोत है? डायरेक्टरी किस प्रकार का सूचना स्रोत है? इसका आंसर 47 का आंसर क्या होगा? 40 आंसर डायरेक्टरी आपका तृतीय स्रोत में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, मैं बता देता हूँ कि 1966 में बना है। ठीक है, एम्स बना है आपका, कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 49 का आंसर क्या है? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक चयन का सिद्धांत कौन सा है? 49 का आंसर होगा आपका डी, ए और सी, प्रथम और द्वितीय तृतीय इन्हीं के द्वारा दिया गया है। सर्वप्रथम पाठक के लिए सर्वप्रथम पुस्तक न्यूनतम लागत पर हो। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए 15 क्वेश्चन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। 15 क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। IPR किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी होगा, बौद्धिक संपदा होगा। ठीक है, PERT प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक का प्रयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा आपका बी, परियोजना प्रबंध के लिए किया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। चलिए कुछ जान लेते हैं PERT के बारे में। ये स्वपालन परियोजना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये नई सेवाओं की योजना बनाना है और डिजिटलीकरण परियोजना बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52 क्वेश्चन, विद्यामित्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यामित्र आपका इसका आंसर होगा बी, एकीकृत ई कंटेक्ट पोर्टल है। तो विस्तार से समझते हैं कि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न ई-लिंक पोर्टलों और संसाधनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इसका मुख्य लक्ष्य देश भर में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्ध को सुगम बनाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
53 क्वेश्चन, कटर, चार्ल्स एमी कटर बोला जाता है। चार्ल्स एमी कटर की रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग कब प्रकाशित हुई है? 53 का आंसर होगा आपका, इसका आंसर आपका ए होगा, 1876 ईस्वी में हुआ है। 1876 ईस्वी में हुआ है। चलिए कुछ जान लेते हैं। चार्ल्स एमी कटर के द्वारा लिखी गई जो एक प्रभावशाली अमेरिकन लाइब्रेरियन थे। कैसे लाइब्रेरियन थे? तो अमेरिकन के लाइब्रेरियन थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा पॉइंट बाई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। 54 क्वेश्चन, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में मुख्य अंतर क्या है? दोनों में बहुत डिफरेंट है। चलिए विस्तार से समझा देते हैं। ऑटोबायोग्राफी किसे बोला जाता है? ऑटोबायोग्राफी सबसे पहले लेखक द्वारा स्वयं लिखता है, ठीक है, और बायोग्राफी कोई और लिखता है। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा कि बी होगा इसका आंसर। तो ये पुस्तक याद रखिएगा, यह पुस्तक खास तौर पे बायोग्राफी को जीवनी, ठीक है, जीवनी बोला जाता है, या किसी व्यक्ति के जीवन का विवरण होता है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। लेखक शोध, साक्षात्कार और विभिन्न स्रोतों का उपयोग करके जानकारी एकत्रित करता है। ठीक है, अब चलिए ऑटोबायोग्राफी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा होता है। आत्मकथा यह स्वयं व्यक्ति द्वारा लिखी अपने जीवन का विवरण होता है। यह लेखक के व्यक्तिगत अनुभव, यादों और दृष्टिकोणों पर आधारित होता है। ठीक है, कैसा लग रहा है क्लास? बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 क्वेश्चन, इंटर लाइब्रेरी लोन किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है ये क्वेश्चन आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा 55 का बी। इसका 55 का होगा बी, पुस्तकालय सहयोग और संसाधन सहभागिता से है। चलिए कुछ जान लेते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन के बारे में। क्या है? सबसे पहले इंटर लाइब्रेरी लोन यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत एक पुस्तकालय अपने पाठकों के लिए दूसरे पुस्तकालय में ऐसी सामग्री, मतलब पुस्तकें, लेखक आदि उधार ले सकता है जो उसके अपने संग्रह में उपलब्ध नहीं होता है। इंटर लाइब्रेरी लोन का वन लाइनर में आप समझ सकते हैं तो ये है कि दूसरे पुस्तकालय के लिए, पाठक के लिए पुस्तक उपलब्ध करवाता है, जो उसके पास नहीं रहता वो पुस्तक कहीं और से मंगवाता है, तो उसी को इंटर लाइब्रेरी लोन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 56 वर्ल्ड कैट किसका उत्पाद है? इसका आंसर OCLC होगा। चलिए OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कैट दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ सूची डेटाबेस है जिसमें दुनिया भर में हजारों पुस्तकालय संग्रह की जानकारी शामिल है। लिख लीजिएगा पॉइंट बाई 1। पॉइंट 2, OCLC एक वैश्विक पुस्तकालय सहकारी संस्था है जो साझा प्रयोगी सेवा, मूल्य शोध, सामुदायिक कार्यक्रम प्रदान करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, शोधकर्ता, छात्र और आम पाठक वर्ल्ड कैट का उपयोग पुस्तकों, पत्रिकाएं, संगीत, वीडियो और अन्य सामग्री खोजने के लिए उनके निकटतम पुस्तकालय में उनकी उपलब्धता का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 57 क्वेश्चन, DDC में फिनिक्स शेड्यूल का अर्थ क्या है? 57 का आंसर होगा आपका ए होगा पूरी तरह से नया और पुनर्गठित शेड्यूल बोला जाता है। और DDC कब आया है आपको पता होना चाहिए कि 1876 में आया है, मेलविल डेवी के द्वारा आया है। और चलिए इतना तो काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन करेंट कंटेंस किस प्रकार की सेवा का उदाहरण है। 58 का आंसर होगा आपका ए, यह एक CA मतलब सामायिक जागरूकता सेवा है। ठीक है, सामायिक जागरूकता सेवा का उदाहरण है एक ऐसी सेवा थी जो शोधकर्ताओं का हाल ही में प्रकाशित एकेडमिक पत्रिका के लेखों की विषय तालिका मतलब टेबल, ठीक है, टेबल प्रदान करती है। ठीक है, CA का करेंट अवेयरनेस सर्विस बोला जाता है, याद रखिएगा फुल फॉर्म भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 59 क्वेश्चन आज का 59 क्वेश्चन है पुस्तकालय में वीडिंग आउट या संग्रह छटाई का क्या अर्थ है। 59 क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कई बार मिलेगा आपको। इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा आपका बी, अनुपयोगिक या क्षतिग्रस्त पुस्तकों को संग्रह से हटाना। क्षतिग्रस्त मतलब जो बहुत पुराने बुक हो जाते हैं और रखे रखे खराब हो जाते हैं, उन्हीं को छटाई करना, उसी को बोला जाता है संग्रह छटाई। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 क्वेश्चन आज का। ई बुक 16 क्वेश्चन है। ई बुक क्या है। ई बुक आपका एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध पुस्तक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध पुस्तक है। यह एक पुस्तक का डिजिटल संस्करण होता है जिसके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेबल में समर्पित ई रीडर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ई बुक में पारंपरिक मुद्रित पुस्तकों की तरह पाठ, चित्र या दोनों हो सकते हैं और सभी मल्टीमीडिया सुविधाएं भी शामिल हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन है बुलियन ऑपरेट्स एंड और नोट का उपयोग किसमें होता है। एंड और नोट का उपयोग किसमें होता है, ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है। इसका आंसर सी है होगा, सूचना खोज इंफॉर्मेशन सर्च में होता है, सर्च करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है। एंड मतलब ऑपरेटर खोज परिणाम को उन दस्तावेजों तक सीमित करता है जिसमें सभी निर्देशित शब्द शामिल होते हैं, जैसे पुस्तकालय एंड स्वचालन। अब आगे जानते हैं और के बारे में, OR के बारे में। OR क्या है, ये ऑपरेट खोज परिणामों का विस्तार करता है ताकि उसमें निर्देशित शब्दों में से कोई भी एक शामिल हो, जैसे कॉलेज और विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं नोट के बारे में। नोट क्या है, NOT के बारे में। ऑपरेट विशिष्ट शब्दों वाले दस्तावेजों को खोज परिणामों से बाहर करता है। जावा नोट काफ़ी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 62 क्वेश्चन फीड का पूर्ण रूप से जब इसे भंग किया गया है, तो इसका आंसर होगा 62 का बी, इंटरनेशनल फेडरेशन। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन जोड़ा गया है। तो चलिए फीड के बारे में जान लेते हैं। फीड आपका 1895 में आया है, 1895 में आया है। पॉट आउटलेट और हेनरी ला फॉन्ड के द्वारा आया है। ये खास तौर पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी IIB के रूप में लिखी गई है। ठीक है, आगे विस्तार से और जान लेते हैं। दूसरा पॉइंट कि संगठन के नाम में कई बार परिवर्तन हुए हैं और 1988 में 1988 में यह इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हम आपको बताएं कि डॉक्यूमेंटेशन शब्द पूछा जाएगा कि 1988 में जोड़ा गया है, डॉक्यूमेंटेशन शब्द फीड बना है। ठीक है, ऐसे फीड बना कब है, तो 1895 में 1895 में बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट भी बता देते हैं हम आपको कि फीड के सूचना विज्ञान और प्रलेखन
के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन वित्तीय कठिनाइयां के कारण 2002 में इसे भंग कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 63 क्वेश्चन आज का। सीसी में एंटीरोराइजिंग कॉमन आइसोलेट ACI का प्रयोग किसके पहल होता है? 63 का आंसर होगा आपका ए, स्पेस फैक्ट से होता है। स्पेस फैक्ट से होता है। चलिए विस्तार से समझते हैं। ACI का प्रयोग करने में वर्गांक में इन समान अवधारणाओं को प्राथमिकता मिलती है, जिससे संबंधित प्रलेख एक साथ सामूहिक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो 64 का आंसर होगा सी, डॉक्टर रंगनाथन जी को माना जाता है। डॉक्टर रंगनाथन जी को माना जाता है। SR का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा आप। कई बार पूछा जाता है कि SR का सियाली होता है, R का होता है रामामृत होता है। और रामामृत इनका जन्म याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जन्म इनका 9 अगस्त, रियल 9 अगस्त है, लेकिन स्कूली डेट के अनुसार 12 अगस्त 1892 ईस्वी को माना जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे भी मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 65 क्वेश्चन। पेरिस प्रिंसिपल्स 1961 किसमें से संबंधित है? किससे संबंधित है? 65 का आंसर होगा आपका बी, पुस्तकालय सूचीकरण से है। पुस्तकालय सूचीकरण से है। 65 का आंसर हो गया आपका। तो कुछ जान लेते हैं। 1961 में कैटलॉगिंग प्रिंसिपल से संबंधित है। यह पूर्णतः जान लीजिए कि अक्टूबर 1961 में पेरिस में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स में अपनाए गए सिद्धांतों को एक समूह है। एक सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट लिखिएगा। एक सिद्धांत का उद्देश्य दुनिया भर में सूचीकरण नियमों में एक रूपता लाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रंथ सूची डेटा के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को लाइक करते हुए। 66 क्वेश्चन। मोनोग्राफ समानता किससे संबंधित होता है? मोनोग्राफ किससे संबंधित होता है? तो चलिए इसका आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर। एक विशिष्ट विषय पर एक विस्तृत पुस्तक है। 66 का यह एक जान लेते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट है। लेखन एक प्रकार का है जो किसी एक विषय या किसी विषय के एक सीमित पहलू पर गहराई में केंद्रित होता है। मोनोग्राफ आमतौर पर किसी विशेष द्वारा लिखा जाता है और इसमें एक विषय व्यापक, विस्तृत और विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि मोनोग्राफ मुख्यतः पत्रिकाओं या संपादित संग्रहों के विपरीत होता है, जिसमें कई लेखकों द्वारा विभिन्न विषयों पर लेख शामिल हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PPBS मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। PPBS और जीरो बेस बजट दो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। PPBS का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिए, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। आपसे ये सवाल पूछा जा चुका है। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम क्या है? तो बजट जिस तरह से आपका आ रहा है तो इसका आंसर होगा आपका ए, बजटिंग तकनीकी है। जान लेते हैं इसके बारे में। PPBS आपका 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग में रॉबर्ट मैकनमारा द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, बाद में अन्य सरकारी गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपनाया गया है।
तो बताइएगा जे मतलब जीरो बेस बजट कब आया है और किसके द्वारा लाया गया है, कमेंट में करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 68 क्वेश्चन है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग मतलब NPTEL किसकी पहल है। इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपसे पूछा जा चुका है। NPTEL किसकी पहल है, तो 68 का आंसर होगा आपका बी। इसका आंसर होगा आपका बी होगा। AICTE और IITS का है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये जान लेते हैं कब शुरू किया गया। तो शुरुआत आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था और भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर द्वारा शुरू किया गया था। बेंगलोर द्वारा शुरू किया गया था। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा और वित्त पोषित किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग, विज्ञान, मानवीकरण और प्रबंधन में गुणवत्ता ऑनलाइन पाठ्यक्रम और वीडियो व्याख्या निःशुल्क उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। बहुत ही घुमा के क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। इसका आंसर बहुत ही इजी है, परंतु इसका आंसर है आपका सी, 1928 ईस्वी में किया गया था। 1928 ईस्वी में किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 लॉ 1928 में तो 5 लॉ लाए थे, परंतु 1931 में प्रकाशित हुआ था। तो कुछ जान लेते हैं और कि विज्ञान का 5 लॉ भी 1928 में ही पूर्णतः बना था। और डॉक्टर रंगनाथन ने 1924 ईस्वी में मद्रास विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन पद को संभाला था। बाद में इन्होंने अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। तो परंतु आपसे एक सवाल रहेगा कि 1924 में कब 1924 में डॉक्टर रंगनाथन ने पहली बार कहाँ लाइब्रेरियन बनाए गए थे, कहाँ के लाइब्रेरियन, तो मद्रास के लाइब्रेरियन बनाए गए थे। ठीक है, प्रथम लाइब्रेरियन थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 3 साल बाद मतलब 1925 में इंग्लैंड से वापस आए थे। तो उसके बाद आपको 3 साल वक्त लिए थे 5 लॉ बनाने में। ठीक है, उसके बाद प्रकाशित किया गया था 1931 में। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। 70 क्वेश्चन आज का, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल आउटिंग स्टेट्स SFAS किससे के द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा आपका FASB, फाइनेंशियल आउटिंग स्टेट्स बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 71 क्वेश्चन, डॉक्यूमेंटेशन वर्क का उद्देश्य क्या है। 71 का डॉक्यूमेंटेशन वर्क, चलिए विस्तार से समझते हुए इसका आंसर होगा आपका ए, सूचना का संगठन और प्रसार है। सूचना का संगठन और प्रसार है। ठीक है, तो कुछ जान लेते हैं। प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंटेशन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार के दस्तावेज मतलब पुस्तकों, लेखक, रिपोर्ट, डेटा आदि से जानकारी एकत्र करना, संसाधित करना, व्यवस्थित करना, संग्रहित करना और उसे उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना शामिल किया जाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि प्रलेखन कार्य में अमूर्तीकरण एब्स्ट्रैक्टिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एब्स्ट्रैक्टिंग अनुक्रम, इंडेक्सिंग, वर्गीकरण, सूचीकरण और सूचना पुनर्प्राप्ति जैसी गतिविधियां शामिल है। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कई बार सवाल में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 72 क्वेश्चन आज का। 72 क्वेश्चन, ऑर्थोमार्क किस प्रणाली का हिस्सा है।
ऑर्थोमार्क किस प्रणाली का हिस्सा है? 72 का आंसर होगा आपका ए, कटर ऑर्थोमार्क्स का है। ठीक है, इसका आंसर होगा ए आपका। तो ऑर्थोमार्क जिसे कटर नंबर भी कहा जाता है, ठीक है, यह एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। यह किसी विशेष वर्गीकरण संस्था के भीतर पुस्तकों को लेखक के अपना उपनाम के अनुसार व्यवस्थित करने में मदद करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 73 क्वेश्चन आपका है, पुस्तकालय में ओरिएंटेशन प्रोग्राम किसके लिए आयोजित किया जाता है? 73 का आंसर होगा आपका बी, नए पाठ को उपयोगकर्ताओं के लिए किया जाता है। चलिए कुछ विस्तार से समझते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य नए उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय के संसाधनों, सेवा, आउटलेट, नियमों और नीतियों में प्रचलित कराना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा जा चुका है KBS NBS में। Z39.5 क्या है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। 74 का आंसर आपका होगा बी, यह नेटवर्क प्रोटोकॉल जो डेटाबेस खोज और पूर्ण प्राप्ति के सक्षम बनाता है। ठीक है, इसका कुछ जान लेते हैं कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसका उपयोग विभिन्न कंप्यूटर प्रणालियों पर डेटाबेस से जानकारी खोजने और पुनः प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। 75 क्वेश्चन आज का, मीडिया लिटरेसी में क्या शामिल है? 75 का आंसर होगा आपका ए, विभिन्न मीडिया प्रारूपों तक पहुंचाने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और बनाने की क्षमता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 76 क्वेश्चन, कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो 76 का होगा आपका आंसर ए, UGC ने की थी। UGC के द्वारा शुरू किया गया था। इस जान लीजिएगा कि शुरुआत कब किया गया, तो 1980 में शुरू किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे 77 क्वेश्चन पे। 77 क्वेश्चन है, CC में राउंड्स और लेवल्स का प्रयोग किस पक्ष मतलब फैक्ट के लिए होता है? तो चलिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो CC का आंसर होगा आपका 77 का आंसर होगा डी, स्पेस और टाइम के लिए किया जाता है। स्पेस और टाइम के लिए किया जाता है। और ये अवधारणा आपको चौथा संस्करण याद रखिएगा, CC का चौथा संस्करण में किया गया था। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन बताइएगा कि चौथा संस्करण CC का कब आया था, कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि CC का 4th एडिशन कब आया। 78 क्वेश्चन, फैक्ट ऑन फाइल किस प्रकार का प्रकाशन है? फैक्ट ऑन फाइल्स 78 का आंसर होगा आपका सी, समाचार डाइट्स सामयिक घटनाओं का सार है। ठीक है, इसकी स्थापना याद रखिएगा, यह एक अमेरिकन प्रकाशन है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार का साप्ताहिक सारांश प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1940 में किया गया था। 1940 में किया गया था। पुस्तकालय, स्कूल और शोधकर्ताओं के सामयिक घटनाओं के लिए किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 79 क्वेश्चन है, पुस्तकालय में पुस्तकों को शेल्फिंग के लिए न्यू इंग्लैंड मेथड किसने विकसित किया था? 79 का आंसर होगा आपका डी, चार्ल्स ज्वेट के द्वारा किया गया था। चार्ल्स सी ज्वेट के द्वारा किया गया था। 79 का डी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि न्यू इंग्लैंड मेथड शब्द का कोई एक सार्वभौमिक रूप
स्वीकृति परिभाषा नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 80 क्वेश्चन आज का। वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी किसकी एक परियोजना है? वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी किसकी परियोजना है? ये VVI है, लिख लीजिएगा, ये आएगा ही आएगा। 80 का आंसर होगा ए। यूनेस्को का प्रकाशन है, यूनेस्को ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा है, तो ये याद रखिएगा वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी आपका। तो कुछ विस्तार से समझ लेते हैं 80 का। इसकी शुरुआत 2005 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा की गई थी। यूनेस्को के सहयोग से ये 2009 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये परियोजना अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के साथ साथ शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच का विस्तार करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 81 क्वेश्चन आज का। 81 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीमेटिक वेव का विचार किसने प्रस्तुत किया था? सीमेटिक वेव का विचार किसने किया था? इसका आंसर होगा बी, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो कुछ जान लेते हैं कि सबसे पहले इनके द्वारा WW का आविष्कार किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, कई बार पूछा जाता है। सीमेटिक वेव वर्ल्ड वाइड वेव का एक विस्तार है जिसका उद्देश्य वेब पर डेटा को इस तरह से संरचित और टैग करना है कि इसे मशीनों द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा जा सकता है। 82 क्वेश्चन। कहानी सुनाना। कहानी सुनाना पुस्तकालय के किस प्रकार की सेवा का हिस्सा है? तो 82 का आंसर होगा बी, प्रसार सेवा का उदाहरण है। चलिए 83 पे आते हैं। AACR 2R में R का क्या अर्थ है? सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुल फॉर्म याद रखिएगा, तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो R का होता है रिसीव्ड बोला जाता है, रिसीव्ड बोला जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपको एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकेंड एडिशन रिवीजन, रिवीजन बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, रिवाइज भी बोल सकते हैं, रिवीजन भी बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं। ACR 1 कब आया था? 2 कब आया? आपसे कई बार पूछा जाता है। तो ACR 1 कब आया तो आप बताइएगा। ACR 2 1978 में आया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 84 क्वेश्चन। स्टैंडर्ड किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो सूचना स्रोत हम आपको बताएं कि 3 प्रकार के सूचना स्रोत आते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। ठीक है, तो प्राथमिक में खास तौर पे स्टैंडर्ड आपका प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार का सूचना स्रोत हो सकता है, हालांकि इसे मुख्य रूप से प्राथमिक सूचना स्रोत में माना जाता है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट टाइम वेस्ट करते हुए। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, इनमें प्रविष्टि किस क्रम में व्यवस्थित होता है? 85 का आंसर होगा आपका 85 का सी होगा। इसका आंसर वर्गीकरण कॉल नंबर के अनुसार होता है। मतलब क्लासिफाइड कैटलॉग कोड प्रविष्टि वर्गीकरण कॉल नंबर के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 86 क्वेश्चन पे। 86 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में कॉपीराइट अवधि लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्ष तक रहता है? भारत में, विश्व में अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूजन मत लीजिएगा। भारत में ऐसे पूछा जाएगा आपसे, तो भारत में इसका आंसर होगा, भारत जब भी पूछे तो आप 60 क्वेश्चन लगाइएगा। 60 वर्ष लेखक के मरने के उपरांत आपका ये 60 वर्ष तक उसके रहता है। तो इसका सबसे पहले कॉपीराइट अधिनियम कब आया था याद रखिएगा, तो 1957 में 1957 में आया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉपीराइट के बारे में विस्तार से समझ लीजिएगा। 87 क्वेश्चन। DDC का कौन सा संस्करण मानक संस्करण स्टैंडर्ड एडिशन के रूप में जाना जाता है? 87 का हो जाएगा आपका बी, 15वां संस्करण को जाना जाता है। 15वां संस्करण को जाना जाता है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। 15वां संस्करण 1951 में आया था। स्टैंडर्ड एडिशन के रूप में निर्मित किया गया था इसका। ठीक है, DDC का 15वां संस्करण
1952 में इसका संशोधित संस्करण रिसिव्ड 15 एडिशन भी जारी किया गया था। लेकिन आप याद रखिएगा 51 में ही संस्करण आया था, रिसिव्ड आपसे पूछा नहीं जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को लाइक करते हुए 88 क्वेश्चन पे आते हैं। अब 88 क्वेश्चन क्या बोला, नॉलेज मैनेजमेंट में मुख्य रूप से क्या शामिल है। 88 का आंसर होगा आपका बी, संगठन के ज्ञान संपादक को पहचानना, बनाना, साझा करना और उपयोग करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 89 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन, पुस्तकालय में क्षतिग्रस्त पुस्तकों की मरम्मत और रख रखाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको जरूर समझा दूंगा। 89 का रहेगा आपका सी, संरक्षण और परीक्षण बोला जाता है। 89 को कहा जाता है आपका, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19 क्वेश्चन आज का। ईयर बुक में समानता किस अवधि की जानकारी होती है। 90 का आंसर होगा आपका ईयर बुक, एक वर्ष की जानकारी होती है, इसमें एक वर्ष की जानकारी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ईयर बुक एक वार्षिक प्रकाशन है जो पिछले वर्ष में घटित उपलब्धि, आंकड़े और सारांश प्रस्तुत करता है, ठीक है। यह किसी विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान ईयरबुक, संगठन जैसे स्कूल ईयरबुक, भौगोलिक क्षेत्र जैसे देश में ईयरबुक, ठीक है, संबंधित हो सकता है। ईयरबुक आपका जानना इंपॉर्टेंट है, और ईयरबुक के इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपको साल में एक बार प्रकाशित होता है, जो पूर्णतः ऐतिहासिक अवलोकन के लिए उपयोगी संसाधन होता है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 91 क्वेश्चन। डेसीडॉक डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस संगठन से संबंधित है। 91 का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, केबीएस में आ चुका है कई बार, एनबीएस में भी। इसका आंसर बी होगा, डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा क्यों है कि यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, इसी के द्वारा इसी को बनाया गया था। डेसीडॉक भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, देख सकते हैं, रक्षा मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ के एक प्रयोगशाला में स्थापना है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य डीआरडीओ के वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग को वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी प्रदान करता है, रक्षा अनुसंधान संबंधित प्रकाशनों का प्रबंधन करना और सूचना प्रसार सेवा से संचालित करना रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। 92 क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। सीसी के छठे संस्करण में कितनी मौलिक श्रेणी है, कितनी मौलिक श्रेणी है। तो सीसी में आपका 92 का आंसर होगा आपका बी। जैसे कि PMEST के बारे में हम कई बार बोल चुके हैं, पर्सनालिटी हिंदी में होता है पदार्थ, व्यक्ति होता है, व्यक्तित्व होता है, और मैटर का होता है पदार्थ, ऊर्जा मतलब एनर्जी, स्थान मतलब स्पेस, टाइम मतलब समय, और किसके द्वारा आया है, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 93 का क्वेश्चन का। RSS क्या उपयोग पुस्तकालय किस लिए कर सकते हैं। 93 का आंसर होगा आपका ए, नई सूचना और अपडेट को स्वचालित रूप से वितरित करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 94 क्वेश्चन। समय ज़्यादा हो चुका है, मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ। एक्सेस रजिस्टर का सबसे पहले उसका आकार जान लीजिएगा आप। पुस्तकालय में क्या दर्ज किया जाता है, एक्सेस रजिस्टर के बारे में जानना अनिवार्य है। आकार जो जानते हैं वो कमेंट में करिएगा जरूर कि कितने साइज का होता है, इसका साइज बताइएगा। 94 का आंसर होगा आपका सी, इसका आंसर सी होगा आपका। पुस्तकालय में प्राप्त सभी पुस्तकों का स्थानीय रिकॉर्ड रखता है एक्सेस रजिस्टर, ठीक है। एक्सेस रजिस्टर खास तौर पे आमतौर पे एक्सेस नंबर एक द्वितीय पहचान संख्या है, प्राप्ति तिथि, लेखक, शीर्षक, प्रकाशक, मूल्य और स्रोत मतलब भी इम्पॉर्टेंट है जैसी जानकारी शामिल किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 95 का आज का क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन है, साइंटिस्ट इंडेक्स SCI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 95 का आंसर होगा आपका ए होगा, यूजीन गारफील्ड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
इंपॉर्टेंट जो रहेगा मैं आपको जरूर बताता चलूँगा। 96 क्वेश्चन, ILA बुलेटिन। इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि ILA बुलेटिन का वर्तमान नाम क्या है और ILA के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका अब नाम आपका हो चुका है B, जर्नल्स ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन जिला के नाम से जाना जाता है। लेकिन परंतु मैं बता देता हूँ आपको कि जर्नल्स ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन तो नाम जाना जाता है, परंतु इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा आधारित त्रैमासिक पत्रिका है। यह एक पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर शोध, लेख, केस, समीक्षाएं और संघ की गतिविधियों से संबंधित लेखक के समाचार प्रकाशित करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन आज का। समय समाप्त होता जा रहा है। UDC के समान कॉमन सामान्य सहायक को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 97 का C होगा, विभिन्न प्रतीक जैसे कोष्ठ, उद्धरण चिन्ह आदि के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 98 क्वेश्चन है, मैक्सलो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत पुस्तकालय प्रबंधन के किस पहलू से संबंधित है? 98 का आंसर होगा आपका C, कर्मचारी अभिप्रेरण से संबंधित है। इसका आंसर C होगा। 99 क्वेश्चन आज का अंतिम सेकंड क्वेश्चन है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन किसकी एक संस्था है? 99 का आंसर आपका होगा B, UGC की एक संस्था है। तो आपको पता होना चाहिए कि CEC की स्थापना 1993 में UGC के द्वारा किया गया था, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविज़न के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता संबोधित करना, बढ़ावा देना रहता है। DRTC की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कब की गई और किसके द्वारा की गई है? और जितना भी आपका आंसर अभी तक सही हुआ वो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ है जवाब। और इसका आंसर होगा 100 का आंसर होगा आपका A, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा किया गया था, 1962 ईस्वी में किया गया था। इसकी स्थापना और कहाँ है? तो बेंगलोर में स्थित है, आपका बेंगलोर में स्थित है। पहला सवाल है आपका, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विकास और विस्तार पर जोर देता है? इसका आंसर होगा आपका 5वां लॉ, 5 लॉ। आपको पता होना चाहिए कि वर्धनशील संस्था बोला जाता है 5 लॉ को। ठीक है, 5 लॉ कब आया था? तो सबसे पहले 1928 में पूर्णतः डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया था, परंतु प्रकाशित पूछा जाता है हर बार तो 1931 ईस्वी में। कब? 1931 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था 5 लॉ को। अब 5वां लॉ क्या है? बार बार याद रखिएगा, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? चलिए इसका आंसर होगा आपका C, जॉन मैकफ्लोन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1903 में मैटकॉफ हॉल में जनता के लिए खोल दिया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि उस समय के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और कब बना इंपीरियल लाइब्रेरी? तो आपको पता होना चाहिए कि 1891 ईस्वी में बना है, 1891 में बना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बताता चलूँगा। उसी को अकॉर्डिंग मैं और बता देता हूँ कि 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी को बदल के भारत का नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि 1 फरवरी 1953 में 1953 ईस्वी को ये भारत के लिए नेशनल लाइब्रेरी जनता के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। DDC में मुख्य मेन क्लास की संख्या कितनी है? कितनी है मेन क्लास? तो आपको पता होना चाहिए 10 मेन क्लास होता है DDC का। ठीक है, तो 10 मेन क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मेन क्लास में 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके 900 नंबर का यूज किया जाता है DDC में। DDC कब आया? तो 1876
1876 में आया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आने वाले समय में आपसे पूछा जाएगा कि 1876 में डीडीसी बना है। और एक इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये आपसे नोटेशन भी पूछा जाता है, तो आप मिश्रित अंकन नहीं है, ये शुद्ध अंकन का उपयोग किया जाता है। चलिए 10 मेन क्लास में आपको बता देता हूँ, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कई बार पूछा जाता है 10 मेन क्लास आपसे। जैसे कि 00 में आपको याद रखना चाहिए कि कंप्यूटर एवं जनरल जो आते हैं सब्जेक्ट, उसमें 00 का यूज किया जाता है। 100 में आपका याद रखिएगा 100 में साइकोलॉजी और फिलॉसफी आता है। 200 में आपका रिलीजन आता है, ठीक है। 300 में आपका सोशल साइंस आता है। 400 में आपका लैंग्वेज आता है। 500 में आपका साइंस आता है, प्योर साइंस बोलिएगा इसको, प्योर साइंस आता है, ठीक है। 600 में आपको साइंस ही के अकॉर्डिंग, बहुत लोगों को याद नहीं होता तो 600 के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल मतलब इलेक्ट्रॉनिक तौर पे साइंस बोला जाता है, ठीक है। 700 में आपको आर्ट्स बोला जाता है, आर्ट्स बोला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ बोलते चले याद हो जाएगा। 800 में आपका लिटरेचर आता है, 800 में आपका लिटरेचर आता है। 900 में मात्र 2 हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है। 10 मेन क्लास, ठीक है। आपका 10 मेन क्लास समाप्त हो गया। याद रखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मतलब वीक कब मनाया जाता है? लाइब्रेरियन वीक कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा आपका 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर मनाया जाता है। 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर में मनाया जाता है। एक सवाल और है कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि 12 अगस्त, 2 क्वेश्चन है आपका, एक लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है, एक लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को आपको लाइब्रेरी डे मनाया जाता है और 12 अगस्त को आपको लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। चलिए 5वां क्वेश्चन है कि प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक किसने लिखी है? एक इम्पॉर्टेंट बात कि रंगनाथन जी के द्वारा 5 पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा। 5 पुस्तक आपसे पूछा ही जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 5 लॉ पुस्तक के तौर पे प्रकाशित किया गया था, परंतु ये भी आया था आपका, तो ये इम्पॉर्टेंट है। 5वां का आंसर होगा डॉक्टर रंगनाथन जी, ठीक है। तो सबसे पहले ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये भी लिख लीजिएगा कि 1937 में प्रकाशित हुआ था, 1937 में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 6ठा क्वेश्चन, किस प्रकार के पुस्तकालय मुख्य रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य में स्थापित किए जाते हैं? मैं बस अनुरोध करूंगा कि कोशिश कीजिए खुद आंसर बताने का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, बहुत लोग कमेंट कीजिएगा कि बी सी, लेकिन इसका आंसर कोई नहीं होगा, डी होगा इसका आंसर। इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए कि पुस्तकालय कुछ लाभ कमाने के लिए नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 क्वेश्चन। ISSN का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म, मैं बार बार बोलता हूँ, याद रखिएगा फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म इसका आंसर होगा आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। 7वां का क्वेश्चन का आंसर होगा, आपसे ये पूछेगा कि कितने नंबर का होता था, तो ये याद रखिएगा कि 8 नंबर का होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ख़ास तौर पे याद रखिएगा ये पत्रिका समाचार पत्र पे ज़्यादा आपको मिलेगा, इसको प्रकाशन के तौर पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि हम आपको ALA के बारे में स्टार्टिंग वीडियो में बता दिए थे कि ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? कब हुई ALA की स्थापना? बहुत ही ईजी है, इसका आंसर होगा A 1876 ईस्वी में हुई, 1876 ईस्वी में हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए 9 क्वेश्चन, पुस्तकालय में सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला कैटलॉग प्रारूप कौन सा है? चलिए 9 का आंसर होगा आपका डी, ठीक है। डी क्या है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑपेक बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बोला जाता है इसको।
ये खास तौर पे उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय के संग्रह को कंप्यूटर या मोबाइल उपकरणों के माध्यम से खोजने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ओपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर होगा 10वां का आंसर होगा आपका सी, जापान से हुआ है। ठीक है, विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इस शब्द का उपयोग 1960 ईस्वी में हुआ था। जापानी समाजशास्त्री और सूचना वैज्ञानिक द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कब आया है? तो 1960 ईस्वी में आया है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको ज़रूर सोल्यूशन करवाऊंगा। बहुत कमेंट आ रहा था कि सर सोल्यूशन करवाइए, तो ज़रूर करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं करवाता चल रहा हूँ। 11 का क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले? 5 लॉ आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 3rd लॉ। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर सी, तृतीय लॉ है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले 5 लॉ कब आया? तो 1928 ईस्वी में डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया, परंतु 1931 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। प्रकाशित याद रखिएगा, क्योंकि आपसे कई बार प्रकाशित पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप OCLC के बारे में, ओपेक के बारे में अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन था आपका कि ओपेक किस लॉ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जानते हैं वो जो कमेंट में करके बता सकते हैं ओपेक किस लॉ के अंतर्गत आता है सूचना स्रोत में। चलिए 12 क्वेश्चन देखिएगा। कोलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? CC का प्रकाशन आपको पता होना चाहिए कि 1933 ईस्वी में हुआ था, 1933 में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। CC में आपको इंपॉर्टेंट है कि CC में ही आपको डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा PM, इंपॉर्टेंट देखिएगा, PMEST मतलब क्या होता है इसका, भी इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी होता है, फिर मैटर होता है, एनर्जी होता है, स्पेस होता है और टाइम होता है। याद रखिएगा PMEST। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके द्वारा लाया गया? तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेट 2 चल रहा है और मैं माफ़ी चाहूँगा कि 1-2 क्वेश्चन थोड़ा ख़राब बन चुका है, जल्दी में बन गया था, इसी के कारण मैं 15 क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट। 15 क्वेश्चन कि भारत में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल का प्रारूप किसने तैयार किया? 15 का आंसर होगा आपका डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया। कोशिश कीजिएगा खुद आंसर देने का, तो आपको अच्छा रहेगा। डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से समझा देते हैं आपको। ये भारत में पब्लिक मॉडल बिल का प्रारूप डॉक्टर रंगनाथन जी ने तैयार किया था। 1930 ईस्वी में 1930 में बनारस में आयोजित अखिल एशियन शैक्षणिक सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। एक सवाल ऐसे ही बनता है कि बनारस में कौन सा आयोजित किया गया था? तो आप बोलिएगा एशियन शैक्षणिक सम्मेलन प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन ने भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास और कानून को पुरजोर वकालत की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। 16 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। एनालिटिकल एंट्री का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो 16 का आंसर होगा आपका बी, पुस्तक के किसी अध्याय या लेखक के लिए किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको जरूर समझाऊंगा। चलिए 17 क्वेश्चन, नैसडॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेस्केयर आप जरूर पढ़े होंगे कि नैसडॉक और नैसकॉम को मिला के बना है, तो परंतु कब बना, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा है कि नैसडॉक कब बना है। नेस्केयर तो सब लोग जानते हो कि नेस्केयर कब बना, तो नैसडॉक कब बना है? तो 17 का आंसर होगा आपका, 17 का आंसर आपका
1952 ईस्वी में बना है। तो नेस केयर भी कब बना है आप फटाफट बता भी सकते हैं जो जानते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूं कि 2002 में बना है नेस केयर। किसको मिला के बना है? नेस्डॉक और नेस्कॉम को मिलाकर बना है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। फुल फॉर्म भी आपसे कई बार नेस्डॉक का पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर बोला जाता है। ठीक है, और ये खास तौर पे वैज्ञानिक तकनीक सूचना को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 क्वेश्चन। डीडीसी का 19वां संस्करण कितने वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ है? आप याद रखिएगा 18 और 19 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। 3 भागों में प्रकाशित हुआ है और आपको मैं बता देता हूँ 20, 21 और 22, 23 आपका 4 भागों में प्रकाशित होता है। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि कब प्रकाशित होता है। एक सवाल और बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है कि डीडीसी का 19वां संस्करण कब आया? तो 1979 में आया है। 1979 में आया है। महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि हम आपको जस्ट अभी बताएं कि सीसी के बारे में, सीसी के मौलिक श्रेणी फंडामेंटल कैटलॉग्स कौन सी है? तो चलिए 19 का आंसर बी होगा। ठीक है, 19 का आंसर आपका बी होगा। जैसे कि हम आपको बताएं PMST के बारे में कि डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया था। तो उसका क्या है? तो व्यक्ति, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान, समय, जैसे कि इंग्लिश में आपको बताए थे पर्सनैलिटी, मैटर्स, एनर्जी, स्पेस, टाइम। ठीक है, तो यही है हिंदी में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और बहुत कमेंट के अनुसार मैं देखिए आज मैं समय नहीं दे रहा हूँ, टाइम पे आपका क्वेश्चन करवाता चल रहा हूँ। चलिए 20 क्वेश्चन आज का। 20 क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहाँ से प्रकाशित होता है? 20 का आंसर होगा, कोशिश कीजिएगा खुद आंसर देने का। 20 का आंसर आपका होगा सी, यूके से प्रकाशित होता है। जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूके से प्रकाशित होता है आपका। यह जर्नल 1969 में प्रकाशित हो रही है। ठीक है, ये जर्नल कब से प्रकाशित हो रही है? तो 1969 से प्रकाशित हो रही है। चलिए क्लास बस बताइएगा कि इस बार का क्लास आपको कैसा लगा। जैसा आप चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग कर रहा है क्लास। चलिए 21 क्वेश्चन है, रिलेटिव इंडेक्स किस वर्गीकरण पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? 21 का आंसर होगा आपका बी, डीडीसी के अकॉर्डिंग। डीडीसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि डीडीसी के बारे में आपको कुछ बहुत बार बोल चुके हैं कि 1876 ईस्वी में आ चुका है, मेल्विन डेवी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अभी फ़िलहाल डीडीसी का 23वां संस्करण लास्ट संस्करण है जो 2011 में समाप्त हो गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण किस नाम से जाना जाता है? जो 2000 ईस्वी में आया था वो वेब डेवी के नाम से जाना जाता है और वो OCLC के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जो इम्पॉर्टेंट है मैं ज़रूर आपको बताता चल रहा हूँ। 22 का क्वेश्चन, पुस्तकालय के संदर्भ में आउटसोर्सिंग का अर्थ क्या है? एक महत्वपूर्ण कि आउटसोर्सिंग, आप लाइब्रेरी शब्द में खुद वर्ड को समझ के क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आउटसोर्सिंग आपको लाइब्रेरी साइंस में पढ़ाया भी ना गया हो तो आप खुद सोचिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि आउटसोर्सिंग का मतलब होता है, देखिएगा इसका आंसर बी होगा, पुस्तकालय के कुछ कार्यों को बाहरी एजेंसी को सौंपना। ठीक है, ये आउटसोर्सिंग आपको खुद बताता है, आउट मतलब बाहर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। लाइब्रेरी साइंस में आप पढ़े या ना पढ़ें, खुद कई क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये क्या है। ठीक है,
तो जैसे कि ये 23 क्वेश्चन थोड़ा PDF ख़राब बना है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। RRLF कहाँ और किसके लिए बना है, तो आपको पता होना चाहिए कि सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए बना है। चलिए 24 का क्वेश्चन, चलिए क्या है डबलिन कोर, क्या है डबलिन कोर क्या है। 24 का आंसर आपका होगा बी, एक मेटा डाटा मानक है, एक मेटा डाटा मानक है। यह इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर शीर्षक निर्माणकर्ता विषय तिथि को शामिल जो वेब संसाधनों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 क्वेश्चन, एमलिफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमलिस कोर्स बहुत लोग और बिलिस कोर्स बहुत लोग करके बैठे हैं। इसका मैं चाहता हूँ कमेंट में आप लोग खुद कर दें कि बिलिस, सबसे पहले बताइएगा कि बिलिस कब आया है। ठीक है, बिलिस कब आया है, तब तक मैं बता देता हूँ कि एमलिस कब आया है और किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आया है। तो इसका आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था, 1949 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलिए बिलिस कोर्स भी मैं बता देता हूँ। बिलिस कोर्स आपका 1947 में किया गया था और किस यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन करने से पहले मैं बता देता हूं कि महामैराथन क्लास आपका आने वाला है कुछ दिनों में। वन लाइनर क्वेश्चन KBS और DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो महामैराथन क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्लास आने वाला है। चलिए 26 का क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, इसका आंसर होगा आपका, चलिए इसका आंसर 26 का आंसर C होगा। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की निर्देशिका। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग यह एक वार्षिक प्रकाशन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 पॉइंट रखिएगा आप। यह एक वार्षिक प्रकाशन है जो दुनिया भर में शैक्षणिक संस्थानों जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज, पुस्तकालय संग्रह को भी इम्पॉर्टेंट है, विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ये इम्पॉर्टेंट है, लाइन आप जरूर लिख लीजिएगा एक कॉपी में अंडरलाइन करके। चलिए ब्राउनिंग चार्जिंग सिस्टम किससे संबंधित है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में विस्तार से हम आपको समझा देते हैं। इसका आंसर होगा C, पुस्तक आदान प्रदान से इसका संबंध है। और ये किसके द्वारा लाया गया था, तो नीना ब्राउन के द्वारा लाया गया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा लाया गया था, तो नीना ब्राउन के द्वारा लाया गया था। तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आपसे कई बार पूछा जा चुका है KBS और NVS में कि किसके द्वारा लाया गया है ब्राउनिंग चार्जिंग सिस्टम, तो नीना ब्राउन के द्वारा लाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी का संबंध किससे है, तो 28 का आंसर आपका B होगा, कंप्यूटर नेटवर्क से है। आपको खुद नेटवर्क क्वेश्चन समझना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन तभी आपसे बन पाएगा, क्योंकि ये आपसे बहुत ही कोई क्वेश्चन ऐसा घुमाएगा कि आप खुद लगेगा कि नहीं पढ़े हैं। इस बात को गौर करते हुए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें और ध्यानपूर्वक सुनें। ये समान नेटवर्क टोपोलॉजी है, ठीक है, जो बस, स्टार, रिंग, मेश और हाइब्रिड टोपोलॉजी शामिल रहता है इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। UDC बहुत इंपॉर्टेंट है। UDC का प्रथम संस्करण कई बार लोगों को पता होगा कि UDC का प्रथम संस्करण 1905 कर रहे होंगे। अब बताइए कि अंग्रेजी संस्करण में कब प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी संस्करण में कब प्रकाशित हुआ है। कुछ लोगों को तो पता नहीं होगा कि अंग्रेजी संस्करण में प्रकाशित होता है, क्योंकि इसमें फ्रेंच भी होता है, आपका अंग्रेजी भी होता है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर होगा आपका 29 का आंसर B होगा। 1943 में अंग्रेजी शब्द में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, तो 1943 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये पूर्णतः मैं फिर से बता देता हूँ कि ये हेनरी लाफॉन्ट और पॉट आउटलेट द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 1905 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था।
तो ये इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन आने से पहले मैं फिर से बता देता हूँ कि महामैराथन क्लास आने वाला है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। चलिए 13 क्वेश्चन है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया परियोजना किसके द्वारा विकसित किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ये VVI करके रख लीजिएगा कि आएगा ही आएगा। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर। 30 का आंसर होगा आपका ए, IIT खड़गपुर से। IIT खड़गपुर से इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा और इसके लिए कुछ खास है नहीं समझाने के लिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो रहेगा समझाने के लिए मैं ज़रूर समझाऊंगा। कमेंट आ रहा था कि सर एक एक क्वेश्चन को समझाइए, तो आप लोग खुद कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि समझाने लायक नहीं है। शोध गंगा क्या है? शोध गंगा क्या है तो याद रखिएगा, सबसे पहले इन्फॉर्मेट के द्वारा ये बनाया गया है शोध गंगा, ठीक है, तो ये खास तौर पे याद रखिएगा कि ये 33 भारतीय शोध प्रबंधों है। इसका आंसर आपका, सॉरी बता देता हूँ, आपका भारतीय शोध प्रबंधों है, ठीक है, बी होगा, जो इन्फॉर्मेट के द्वारा शुरू किया गया था। ये समानता शोध गंगा याद रखिएगा, ये भारतीय विश्वविद्यालय, ठीक है, में जमा किए गए इलेक्ट्रॉनिक शोध प्रबंधों और शोध पत्रकों का एक डिजिटल भंडार है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शोध गंगा क्या करता है, आने वाले समय में आपको शोध गंगा, शोध गंगोत्री आपको कन्फ्यूजन देगा। चलिए UGC, ठीक है, UGC की स्थापना किस वर्ष की गई? UGC की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर बहुत लोग 1953 मार रहे होंगे, लेकिन परंतु सही भी है कि 1953 में बना, ठीक है, कब बना? तो 28 दिसंबर 1953 में बना, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम के आज़ाद के द्वारा, ठीक है। परंतु ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि पूर्णतः किस वर्ष बना, तो आपका इसका आंसर होगा 1956 में, 1956 में संवैधानिक निकाय के रूप में बना, ठीक है। तो आप इसका क्वेश्चन का डाउट मत कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि 1953 में बना था, परंतु संवैधानिक निकाय के रूप में 1956 में। इसका आंसर सी ही दिया गया है और सी ही है, ठीक है। तो आप इस बात को गौर करते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक बनता है। 33 क्वेश्चन, CC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का 5वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ? याद रखिएगा कि CC हो या CCC क्लासिफाइड कैटलॉग हो या DDC, आप इसका प्रकाशन याद रखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसका आंसर बताने से पहले, सबसे पहले पहला प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था, दूसरा प्रकाशन 1945 में हुआ था, तीसरा आपका 1951 में हुआ था और चौथा आपका 1958 में हुआ था, 1958 में हुआ था। तो पाँचवा कब हुआ? तो पाँचवा हुआ आपका 1964 में हुआ, डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा। तो आपको समझ में आ गया होगा क्लास, और एक एक पॉइंट मैं बताता चल रहा हूँ, बस आप, मैं चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर तो बहुत इजी है, 1836 ईस्वी में की गई, 1836 ईस्वी में की गई है, बी होगा इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और कुछ इसका 34 का आंसर, सॉरी, कि कब की गई? तो 8 मार्च, याद रखिएगा 8 मार्च 1836 ईस्वी में की गई है। मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको फिर इंपीरियल लाइब्रेरी में बदल दिया गया था, और कल मैं एक क्वेश्चन पूछा था कि इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे, तो कमेंट में इस बार ज़रूर कीजिएगा, आप लोग बताइए कौन थे फर्स्ट लाइब्रेरियन। फटाफट आप इसका कमेंट में कीजिएगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं। ट्रैंकेशन तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है? 35 का आंसर होता है आपका बी, डेटाबेस खोजने के लिए किया जाता है।
आप उसका कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट में कीजिए। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर मैं देखना चाहता हूँ कि किसको किसको याद है। चलिए 36 का आंसर देखिएगा, आईपीआर में क्या शामिल नहीं है। देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि बौद्धिक संपदा अधिकार में कौन कौन शामिल होते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल आपसे कई बार पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका, चलिए मैं बता देता हूँ इसका। सबसे पहले कि इसमें पेटेंट शामिल रहता है, कॉपीराइट भी शामिल रहता है और ट्रेडमार्क भी शामिल रहता है। इसका आंसर डी होगा, सेंसरशिप शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 37 क्वेश्चन, डीडीसी में फॉर्मल डिवीजन में अब क्या कहा जाता है। 37 का इसका आंसर होगा आपका बी, स्टैंडर्ड सब डिवीज़न बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इतना मेहनत कर रहा हूं और आपके अकॉर्डिंग बहुत कमेंट आया था कि सर ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए। तो देखिए, मैं बिना बकवास किए हुए भी मैं 5 सेकेंड आपको नहीं दे रहा हूं टाइम, फटाफट मैं आंसर बता रहा हूं। तो मैं चाहता हूं बस आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़बरदस्त करें। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। 38 क्वेश्चन, पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए आचार संहिता क्यों महत्वपूर्ण है। 38 का आंसर होगा आपका बी, व्यावसायिक आचरण और मूल्यों को बनाए रखने के लिए जरूरी है आचार संहिता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 क्वेश्चन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हैंडबुक टू मद्रास लाइब्रेरी एक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है। तो 39 का आंसर आपका सबको पता होगा, इसका आंसर सी होगा, डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लिखी गई है। आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं ABCD करके कि कौन किसका सही है। डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा, और ये 1953 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। 1953 में किया गया था। और एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि यह पुस्तक मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम 1948 में प्रावधानों के प्रभाव में केंद्रित है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर रंगनाथन जी के बारे में जीवन परिचय मैं बता चुका हूँ। जो लोग देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो देख सकते हैं, बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट सीक्वेंस का सिद्धांत किसने दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर रंगनाथन। ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन PMEST के बारे में देख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो मैं गौर करवा रहा हूँ वो याद रखिएगा, VVI में आपको बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। 41 क्वेश्चन, ALA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। खुद कोशिश कीजिएगा आंसर बताने का, तो बहुत अच्छी बात रहेगा। ALA का मुख्यालय कहाँ है। 41 का आंसर आपका सी होगा, शिकागो में है। शिकागो में है, ALA का मुख्यालय शिकागो में स्थित है। अमेरिका 1876 में बना था इसका मुख्यालय। चलिए ALA के बारे में विस्तार से समझाते हैं हम आपको। ALA के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है आपसे कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, और आपका गलत आंसर जाएगा कि मेलविन डेवी है, परंतु मेलविन डेवी सचिव के रूप में प्रस्तुत थे वहाँ, परंतु प्रथम अध्यक्ष जस्टिन विंसर थे। चलिए ALA का प्रकाशन याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, वीडियो को बस आप शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। प्रकाशन अमेरिकन लाइब्रेरी होता है, पहला प्रकाशन। दूसरा बुक लिस्ट होता है। तीसरा चॉइस, याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बुक लिंक हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ALA के द्वारा खास तौर पे याद रखिएगा, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लेटेस्ट कॉस्ट। मेलविन डेवी बोल सकते हैं इसका आंसर, परंतु ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट था मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं अब ALA के बारे में।
और कैसा लग रहा है क्लास ज़रूर अब इस बार बताइएगा कि पार्ट 3 वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये क्लास आपका। चलिए 42 क्वेश्चन, अलमैनक में किस प्रकार के जानकारी होती है। मैं चाहता हूं कि कमेंट में करके इस बार ज़रूर बताएं कि जैसा आप चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्लास चल रहा है, तो आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा क्लास आपको। चलिए इसका आंसर होगा 42 का आंसर सी होगा, कैलेंडर, खगोलीय डाटा, सांख्यिकी आदि होगा। ठीक है, कुछ विस्तार से समझ लेते हैं कि ये खास तौर पे 42 का ये कैलेंडर, भौगोलिक डाटा खगोलिक डाटा, सांख्यिकी आदि प्रकाशन जानकारी होती है। ठीक है, यह एक वर्ष में प्रकाशन है। याद रखिएगा ये कितने प्रकाशन है, तो एक वार्षिक। ठीक है, मतलब एक वर्ष बोले या वार्षिक बोले तो याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इंपॉर्टेंट था, ये वार्षिक रूप से प्रकाशित करता है। ठीक है, इसमें आमतौर पे कैलेंडर सूर्योदय सूर्यास्त के समय, मौसम पूर्वानुमान, ज्वार भाटा सारणी के लिए जानकारी इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़े शामिल होता है। ये तथित संदर्भ के रूप में उपयोगी स्रोत है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय के यूजीसी की लाइब्रेरी कमेटी 1957 के अध्यक्ष कौन थे। 1957 43 का आंसर होगा आपका डॉक्टर रंगनाथन जी थे। डॉक्टर रंगनाथन जी थे लाइब्रेरी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में 1957 में। यूजीसी भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थिति आंकलन करने और उनके विकास में सिफारिश देने के लिए 1957 में समिति गठित किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रंगनाथन जी थे। इस समिति के रिपोर्ट में अक्सर डॉक्टर रंगनाथन समिति रिपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाइन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 क्वेश्चन, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कब शुरू हुआ। एक क्वेश्चन और है कि INB का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। चलिए BNB का प्रकाशन 1950 ईस्वी में शुरू हुआ। 1950 ईस्वी में शुरू हुआ। और एक मैं बता देता हूँ कि इसका प्रकाशन ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा किया जाता है और ये साप्ताहिक मतलब वीकली प्रकाशन होता है। ये वीकली प्रकाशन होता है आपका, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड गणराज्य में प्रकाशित पुस्तकों और पत्रिकाओं को सूचीबद्ध करता है। ठीक है, तो ये चलिए आज इतना ही, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओपन एक्सेस, जैसे कि हम आपको बताएं कि ओपन एक्सेस के बारे में पूछा जाएगा आपसे, का समर्थन करता है कौन सा लॉ। तो इसका आंसर 45 का आंसर होगा आपका सी, तृतीय लॉ करता है, थर्ड लॉ करता है। और थर्ड लॉ क्या है आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 क्वेश्चन आज का 46। चलिए ओपन एक्सेस के बारे में मैं बता देता हूँ, छोड़िए आगे बता ही देता हूँ आपको। ओपन एक्सेस ये तृतीय लॉ, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिलनी चाहिए, एवरी बुक इट्स रीडर्स। ठीक है, यह मुक्त द्वार प्रणाली है जिसमें पाठक सीधे सेल्फ से पुस्तक चुन सकते हैं। मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो ओपन एक्सेस उसे बोला जाता है जब आप किसी लाइब्रेरी में एंट्री लेते हैं तो उस समय आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर हो या कोई भी आप छोटा मोटा बुक आपको सामने ताका पे, मतलब रेख बोलते हैं आप, जो बोल सकते हैं, सामने ही आपको दिख जाएगा, जिससे आपको आकर्षित, या कोई दुकान जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई भी सामान आपको सामने आकर्षित करने के लिए कि आप तुरंत उसको ले सकते हैं चाहे तो उसी को ओपन एक्सेस बोला जाता है। और कोई भी आप सार्वजनिक पुस्तकालय में जाएं तो आपको काउंटर पे ही सर्कुलेशन सिस्टम के समय जहां आप आदान प्रदान करते हैं वहां पे आप देखिएगा कि कई सारे बुक रखे रहते हैं जिससे आप तुरंत ले भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन, ग्रीन स्टोन क्या है। 46 का आंसर होगा आपका ए, एक ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडबुक किस प्रकार का सूचना स्रोत है। सूचना स्रोत याद रखिएगा 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, 47 का, ठीक है। तो जिसमें से आपको पता होना चाहिए प्राथमिक सूचना स्रोत के अंतर्गत में नहीं आएगा, ये द्वितीय सूचना स्रोत के अंतर्गत में आएगा, ठीक है। यह आमतौर पर प्राथमिक सूचना स्रोत में संकलित डेटा या तत्व व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। प्राथमिक सूचना स्रोत उसे आप बोल सकते हैं कि तुरंत आपको जो भी सूचना मिलता हो, जैसे न्यूज़पेपर, शोध पत्र, डायरी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। पेटेंट आपसे कई बार पूछा जाता है कि पेटेंट किस लॉ के अंतर्गत में आता है सूचना स्रोत के, तो प्राथमिक में ही आता है, फर्स्ट में आता है, तो याद रखिएगा। और तृतीय स्रोत मैं बता देता हूँ कि ये प्राथमिक और द्वितीय स्रोत को खोजने में मदद करता है, जैसे कि ग्रंथ सूची, निर्देशिकाएं, ये तृतीय सूचना स्रोत है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं 48 क्वेश्चन। 100% ये क्वेश्चन आएगा, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग पटना में हैं खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जरूर घूम लें। तो चलिए इसका आंसर होगा पटना में है, स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कब बना है, तो डेट के अकॉर्डिंग याद रखिएगा 29 अक्टूबर 1891 ईस्वी में बना है। 29 अक्टूबर 1891 में बना है। ये फेमस क्यों है, तो आपको फेमस इसलिए है कि ये पांडुलिपि, मतलब पुराना से पुराना पांडुलिपि संग्रह जनता को दान कर सकता है, बहुत ही पुराना पांडुलिपि इसके पास रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और एक क्वेश्चन है कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व कब प्रदान किया गया। ये आपको पार्ट 1 वीडियो में सेट करवाए हैं, जिनको याद है वो कमेंट में करके जरूर बताइएगा। चलिए 49 क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार संदर्भ साक्षात्कार रेफरेंस इंटरव्यू के कितने चरण होते हैं। तो 49 का आंसर आपका सी होगा, 4 होगा आपका। 15 क्वेश्चन देखिएगा, प्लेजरिज्म का अर्थ क्या है। 15 क्वेश्चन, आज का 15 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। और मैं बता देता हूं कि बीपीएससी महामैराथन क्लास आने वाला है, तो आप लोग ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा और महामैराथन ज़रूर देखिएगा। चलिए 50 का आंसर होगा आपका, जो जानते हो वो कमेंट में करके बता सकते हैं। 50 का आंसर आपका ए होगा आपका इसका। चलिए विस्तार से समझते हैं। किसी और के काम को अपने काम में प्रस्तुत करना को कहते हैं।